अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, यूके बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। साल 2007 और 8 में हमने इस सदी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस देखा। इसी दौरान हमने अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंकरप्सी देखी, 613 अरब डॉलर्स। लीमन ब्रदर्स की बात कर रहा हूँ, काफ़ी लोग वाकिफ़ होंगे इस नाम से। इसी तरह एक और बड़ा वेल्थ मैनेजर मेरिल लिंच, उसने 8 अरब डॉलर के कर्ज़े राइट डाउन किए क्योंकि बहुत ही रिस्की कर्ज़े दिए हुए थे। तो जहाँ ये बड़े बड़े वॉल स्ट्रीट जाइंट्स अरबों डॉलर्स लूज़ कर रहे थे, वहीं एक फ़ंड मैनेजर ने अपने हेज फंड के लिए इसी क्राइसिस के दौरान 800 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी 80 करोड़ यूएस डॉलर का प्रॉफिट कमाया। कुछ लोगों के हिसाब से ये वॉल स्ट्रीट की तारीख की सबसे बेहतरीन ट्रेड है। ये फ़ंड मैनेजर था माइकल बरी और इसके हेज फंड का नाम था सायन कैपिटल। और जो ट्रेड स्ट्रेटजी इसने यूज़ की थी, इसको शॉर्ट ट्रेड कहते हैं, और जिस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए इसने की, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था, वो था क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स यानी CDS। अब ये इसने किस तरह से किया, इसमें जाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। मैं कोई लाइसेंस प्रोफेशनल नहीं हूँ, लिहाजा इस वीडियो का मकसद सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस है। इसको एडवाइस बिल्कुल मत समझा जाए। पर्सनल कैपेसिटी में बना रहा हूँ, अपने एम्प्लॉयर या किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी रिसर्च की बेस पर है, इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर लीजिएगा। साथ ही ये भी समझ लें कि जो CDS होता है, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, ये बहुत ही हाई रिस्क प्रोडक्ट है। शॉर्ट ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड होती है, आप अपने सारे पैसे लूज़ कर सकते हैं। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। CDS इंश्योरेंस की तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी जब आप कोई एसेट ख़रीदते हैं, मसलन नई गाड़ी, तो साथ में आप इंश्योरेंस भी लेते हैं क्योंकि उसमें रिस्क होता है नुकसान का। मसलन आपकी गाड़ी जो है वो जल सकती है, हंगामों के दौरान चोरी हो सकती है, या क्रैश में एक्सीडेंट की सूरत में तबाह हो सकती है। तो उस सूरत में अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो वो आप क्लेम करके और अपना पूरा का पूरा लॉस रिकवर कर लेते हैं। यानी आसान अल्फाज में कह लें कि जो ये लॉस का रिस्क होता है किसी भी एसेट को लेके, उससे आप एक थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं अगेंस्ट अ प्रीमियम, और ये थर्ड पार्टी बैंक हो सकता है जो वो इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो होता क्या है, अब बैंक की ज़बानी कलामी तो करेगा नहीं, वो आपसे राइटिंग में यानी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगा, जिसमें एक प्री अग्रीड अमाउंट आप उसको पे करेंगे प्रीमियम के तौर पे, जो आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम होती है। और बदले में बैंक जो है वो आपको इंश्योरेंस देगा, यानी कि अगर आपको नुकसान होता है, आपका एसेट जो है वो तबाह हो जाता है या नुकसान होता है, तो उस सूरत में उसकी वैल्यू आपको पे करेगा। बिल्कुल इसी तरह जब एक इन्वेस्टर बॉन्ड ख़रीदता है तो वो भी एक एसेट है, और उसमें भी लॉस का ख़तरा होता है। मसलन जिस कंपनी से बॉन्ड ख़रीदा है आपने, यानी जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अगर वो कंपनी ही डूब गई और आपके पैसे वापस ना मिले तो ये लॉस है। तो अगेन, जिस तरह से कार के लॉस के अगेंस्ट आप इंश्योरेंस लेते हैं, तो बॉन्ड के लॉस के अगेंस्ट भी इन्वेस्टर इंश्योरेंस परचेज़ करता है। इसको कहते हैं CDS। और इस वीडियो की एक कॉन्टेक्स्ट में हम ये मान लेते हैं कि जहाँ भी मैं इंश्योरेंस का वर्ड यूज़ करूँ, आप समझ लें CDS है, या यहाँ CDS का वर्ड यूज़ करूँ, वो समझ लें इंश्योरेंस है। अब इसमें दो सूरतें होंगी। एक तो ये कि जो बॉन्ड आपने ख़रीदा था, जिसमें इन्वेस्टमेंट की थी, वो कंपनी जो है बैंकरप्ट होती है, आपके बॉन्ड पे डिफ़ॉल्ट कर जाती है। तो क्योंकि आपने इंश्योरेंस ख़रीदी हुई है, CDS ख़रीदा हुआ है, तो जिस बैंक से आपने इंश्योरेंस ख़रीदी थी, आप उसके पास जाएंगे, बोलेंगे भाई कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बॉन्ड डिफ़ॉल्ट हो गया, आप मुझे मेरी बॉन्ड की वैल्यू दे दें। जैसे कि गाड़ी के इंश्योरेंस में आप क्लेम करते हैं, सारा पैसा आपको वापस मिल जाता है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि डिफ़ॉल्ट नहीं होता, मतलब कंपनी से जो आपने बॉन्ड लिया था, फ़र्ज़ करें 5 साल की मुद्दत वाला आपने बॉन्ड लिया था, जिस पे 10% आपको इंटरेस्ट ऑफ़र किया जा रहा था। तो उस पर आप 5% सालाना के हिसाब से बैंक को इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे थे। तो अब 5 साल तक कंपनी से आपने 10% कमाया, और हर साल 5-5% आप बैंक को इंश्योरेंस प्रीमियम देते रहे, तो 5% का मुनाफा सालाना फिर भी आप कमाते रहे। और 5 साल पूरे होने पर आपका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी, फॉर एग्जांपल $1 लाख, वो आपको वापस मिल गए। अब यहाँ पर अगर आप परसेंटेज पे देखें तो 5% एनुअल 5 साल में चले 25%, कोई बहुत बड़ा मुनाफा नहीं लगता। तो फिर माइकल बरी ने CDS के ज़रिए इतनी बड़ा प्रॉफिट कैसे बुक किया? बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी में सारी गेम छुपी हुई है माइकल बरी की, और जितने भी लोग CDS के ज़रिए शॉर्ट ट्रेड करते हैं उनकी। अब जो कार इंश्योरेंस है, उसमें किस तरह से इंश्योरेंस वर्क करती है कि आपको गाड़ी का मालिक होना ज़रूरी है, तभी आप उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि आपको रिस्क हैच करना है। लेकिन बॉन्ड में ये ज़रूरी नहीं है। यानी बॉन्ड के अगेंस्ट इंश्योरेंस वो भी ले सकता है जिसने एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट की, यानी बॉन्ड ख़रीदा हुआ है, यानी जो एसेट का मालिक है। और वो भी ले सकता है जो बॉन्ड को ओन नहीं करता, यानी जो बॉन्ड का मालिक ही नहीं है। सो अब सवाल ये है कि जो मालिक है उसको तो रिस्क है कि भाई मेरा बॉन्ड जो है वो अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो मेरे पैसे डूब जाएंगे, तो वो इसलिए रिस्क को हैच करने के लिए इंश्योरेंस ले रहा है या CDS ले रहा है। लेकिन जो बॉन्ड को ओन ही नहीं करता, वो इंश्योरेंस क्यों ले रहा है? अब इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, क्योंकि वो स्पेक्यूलेट कर रहा है कि ये जो बॉन्ड है इसने अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले डिफ़ॉल्ट करना ही है, और ऐसा होने की सूरत में, क्योंकि मैं इंश्योरेंस ख़रीद रहा हूँ, मैं बैंक से, यानी जो CDS सेलर है, इंश्योरेंस सेलर है, उससे पूरा का पूरा अमाउंट वसूल कर लूँगा।
यानी वो सट्टा लगा। इन्वेस्टर को अगर अंदाज़ा हो जाए कि मार्केट में ऐसे बहुत से बॉन्ड्स हैं जिनके पीछे जो कंपनीज़ हैं, इशूअर्स हैं, वो वीक हैं, या वो सेक्टर जो है प्रॉब्लम्स हैं और उन्होंने आगे जाके डिफ़ॉल्ट करना है, मार्केट उसको सही रिसर्च नहीं कर रही, तो वो क्या करते हैं, वो उस तरह के बॉन्ड्स को शॉर्ट करते हैं, यानी उनके अगेंस्ट इंश्योरेंस या सीडीएस ख़रीद लेते हैं और वो ये बेट करते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट होगा और इसके अगेंस्ट हम इसकी पूरी वैल्यू क्लेम कर लेंगे इंश्योरेंस प्रोवाइडर से। इसको मिसाल से समझते हैं। अगेन 5 साल वाला बॉन्ड है जिसकी मालियत 1 लाख डॉलर्स है। अब फ़र्ज़ करें कि आप इसके ओनर तो नहीं हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार इसने डिफ़ॉल्ट करना है। आपने जाके उसका सीडीएस ख़रीद लिया, यानी उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस ख़रीद ली कि अगर ये डिफ़ॉल्ट होगा तो आप मुझे इसकी पूरी पेमेंट करेंगे। ये बैंक से बात हो रही है जो इंश्योरेंस या सीडीएस सेल कर रहा है। और अगर ये डिफ़ॉल्ट नहीं होता तो जो इसकी प्रीमियम आप मुझसे मांग रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं आपको हर महीने वो देता रहूँगा। फ़र्ज़ करें 5% प्रीमियम बैंक इससे मांगता है, तो इस हिसाब से 5 साल वाला बॉन्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 साल तक वो डिफ़ॉल्ट नहीं करता, तो 3 साल में 5% एनुअल के हिसाब से 15% आप प्रीमियम देंगे 1 लाख पे, फॉर एग्ज़ाम्पल $15,000 बनेगी। लेकिन तीसरे साल जब वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो क्योंकि आपने इंश्योरेंस ली हुई, आप जाते हैं बैंक के पास वापस और आप कहते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये डिफ़ॉल्ट कर गया, अब आप मुझे इसकी पूरी वैल्यू यानी $1 लाख वापस करें। यानी कि $15,000 की इन्वेस्टमेंट पे आप $85,000 का मुनाफा कमा रहे हैं, जो कि 500% से भी ज़्यादा, यानी 5.5 गुना से भी ज़्यादा मुनाफा है 3 साल के अंदर। बहरहाल ये बहुत ही सादा एक्सप्लेनेशन है कि जो सीडीएस के ज़रिए शॉर्ट ट्रेड है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, और इसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके माइकल बरी ने एक तारीख़ी मुनाफा कमाया। उसने जो अमेरिका की प्रॉपर्टी मार्केट थी उसको शॉर्ट किया, यानी कि उसने ऐसे बॉन्ड्स ख़रीदे जिसके पीछे ओबियसली रियल स्टेट मार्केट थी और उसको पता था ये बबल बर्स्ट होगा, जो सब प्राइम मॉर्गेज का पूरा आपको पता है जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। तो उसने उन बॉन्ड्स के अगेंस्ट सीडीएस ख़रीदा और जो बॉन्ड्स की वैल्यू थी उसका बहुत ही छोटा हिस्सा परसेंटेज प्रीमियम की सूरत में दिया, और बदले में जब डिफ़ॉल्ट हुआ तो बॉन्ड की पूरी कीमत वसूल की, जब भी उसने इतना बड़ा मुनाफा कमाया। और इस पूरी ट्रेड के ऊपर एक फ़िल्म बनी है द बिग शॉर्ट के नाम से। अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, रियल स्टेट मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आई स्ट्रांगली रेकमेंड दैट। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि ये शॉर्ट ट्रेड कैसे हुई थी। ये तारीख़ी मुनाफा इसको कहा जाता है, लेकिन साथ में ये भी जहन में रखना ज़रूरी है कि ये जो शॉर्ट ट्रेड होती है ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होती है। आप अपना सारा पैसा डुबा सकते हैं। मसलन माइकल बरी की अगर रिसर्च गलत साबित होती तो उसका फ़ंड भी दिवालिया हो जाता। वो बहुत ज़्यादा पैसे सिर्फ प्रीमियम में देता रहता और वो डिफ़ॉल्ट नहीं करते तो फिर वो कंगला हो जाता। ये उल्टा भी हो सकता था। लेकिन बहरहाल जो लोग इस रिस्क को समझते हैं, सीडीएस से रिलेटेड, शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड, वो फिर हेज फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और फिर उनको प्रॉफिट भी मिलता है। मिसाल के तौर पे ये जो $800 मिलियन माइकल बरी ने कमाया अपने हेज फंड के लिए, वो माइकल बरी की जेब में तो नहीं गया सारा। जितना मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी पब्लिक, आई थिंक कुछ 700 मिलियन के करीब, 70 करोड़ के करीब जो है वो उसके इन्वेस्टर के पास गया। ठीक है, सो अगेन ये बड़ी हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है। मेरा नहीं ख्याल कि आम लोग इसको परसू करते होंगे। ये हेज फंड्स का ही काम है, उन्हीं के लिए छोड़ दिया जाए तो बेहतर। कुछ लोग इसको वॉल स्ट्रीट की तारीख की सबसे अजीम तरीन ट्रेड भी कहते हैं, लेकिन क्या ये सबसे बड़ी ट्रेड भी थी? इस पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।